मैं नीलम झा, बैंकर एंड फैकल्टी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज चर्चा का मुद्दा है लघु वित्त बैंक यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो शुरुआत करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की उत्पत्ति से। हमारे देश में पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और इन सब से अलग स्मॉल फाइनेंस बैंक भारत में बैंकों की एक महत्वपूर्ण कैटेगरी है, जिसे मुख्य रूप से छोटे व्यवसायियों, माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज, असंगठित क्षेत्र के छोटे और सीमांत किसानों और कम आय वाले परिवारों को जरूरी बैंकिंग सेवाएं, विशेषकर ऋण उपलब्ध कराकर आगे बढ़ाने के लिए लाया गया, ताकि जो विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी का कुचक्र है उसे तोड़ा जा सके। स्मॉल बिजनेसेस एंड लो इनकम हाउसहोल्ड्स के लिए समग्र वित्तीय सेवाएं इस विषय पर नचिकेत मोर कमेटी की अनुशंसाओं पर रिजर्व बैंक ने सितंबर 2015 में स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए लाइसेंसेस इशू करना प्रारंभ किया। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना और अप्रैल 2016 से इसका परिचालन शुरू हुआ। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को कंपनीज एक्ट 2013 के तहत पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाता है। इन्हें बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 की धारा 22 के तहत लाइसेंस दिया जाता है और साथ ही आरबीआई एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 के तहत समय समय पर इनकी निगरानी की जाती है। जब हम इसे कहते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक एक अलग कैटेगरी ऑफ बैंक्स है, तो आखिर इसमें कमर्शियल बैंक्स और पेमेंट बैंक से क्या अंतर है? तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं। देखिए, पेमेंट बैंक्स जो हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के बीच में एक मुख्य अंतर यह है कि पेमेंट बैंक्स लोन्स नहीं दे सकते। पेमेंट बैंक्स में आप अपना पैसा जमा कर सकते हैं, निकासी कर सकते हैं, रेमिटेंसेस की सुविधाएं उपलब्ध हैं, किंतु वे लोन नहीं दे सकते। और साथ ही पेमेंट बैंक्स क्रेडिट कार्ड्स इशू नहीं कर सकते, वो केवल डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं कमर्शियल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के अंतर पर। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट यानी एएनबीसी का 75% हिस्सा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देना आवश्यक है, जबकि वाणिज्यिक बैंकों के लिए यह लिमिट केवल 40% की है। इनका जो मिनिमम नेटवर्थ है वो 200 करोड़ का होना चाहिए, जो कि वाणिज्यिक बैंकों से काफी कम है। साथ ही इनके लिए 2 स्पेसिफिक नियम भी हैं। पहला, स्मॉल फाइनेंस बैंक को कम से कम 25% बैंकिंग आउटलेट्स बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में खोलने होते हैं और दूसरा, उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि उनके ऋण पोर्टफोलियो का 50% यानी आधा हिस्सा 25 लाख रुपए तक का अग्रिम ही हो सकता है। तो अब हम आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के मुख्य उद्देश्यों पर। स्मॉल फाइनेंस बैंक की डिजाइनिंग इस प्रकार से की गई है कि विशेष उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके, जिनमें से प्रमुख है वित्तीय समावेशन को तेजी से बढ़ाना, ताकि देश के सभी कोनों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार हो सके। वित्तीय सेवाओं से वंचित वर्गों को वित्तीय सेवाएं मुहैया कराना, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में बचत को बढ़ावा देना। साथ ही युवा उद्यमियों को खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में कारोबार शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना। आज की तारीख में भारत में 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं। उदाहरण के तौर पर कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड इत्यादि। कुछ महीने पहले तक इनकी संख्या 12 थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 2024 से फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के मर्जर को मंजूरी दे दी है और अब फिनकेयर की सभी शाखाएं
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के नाम से ही कार्य कर रही हैं। देखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी अन्य वाणिज्यिक बैंकों की तरह ही इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, डायरेक्ट डेबिट और बिल भुगतान से संबंधित सेवाएं देते हैं। वे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और चेकबुक्स भी जारी करते हैं। वाणिज्यिक बैंकों की तरह ही स्मॉल फाइनेंस बैंक भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की निगरानी और नियंत्रण में होते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक में 5 लाख रुपए तक की धनराशि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DICGC के अंतर्गत इंश्योर्ड होती है। जहां तक कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR के मेंटेनेंस से संबंधित रूल्स हैं, तो वो मौजूदा वाणिज्यिक बैंकों पर लागू रूल्स एंड रेगुलेशन के समान ही हैं। लेकिन यूनिवर्सल बैंकों की अपेक्षा स्मॉल फाइनेंस बैंक की कारोबारी गतिविधियां सीमित होती हैं। तो अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक एक यूनिवर्सल बैंक में स्थानांतरित होने की इच्छा रखता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2024 में यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस पाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। भारत में अभी बिजनेस कर रहे 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक में से सिर्फ वही लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो मापदंडों को पूरा करते हैं, जिनमें से प्रमुख है अप्लाई करने वाला स्मॉल फाइनेंस बैंक के लास्ट ऑडिटेड क्वार्टर में जो मिनिमम नेटवर्थ है वो 1000 करोड़ रुपए का होना चाहिए। फिर वो शेयर बाजार में लिस्टेड होना चाहिए। आवेदक स्मॉल फाइनेंस बैंक का ग्रॉस NPA GNPA 3% से कम और नेट NPA यानी NNPA 1% से कम होना चाहिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जो निर्धारित कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो CRAR है, उसकी आवश्यकताओं को उन्हें पूरा करना चाहिए। साथ ही पिछले 2 वर्षों में उनका नेट प्रॉफिट रहा हो और उनके पोर्टफोलियो में अनसिक्योर्ड लोन्स का हिस्सा कम हो। साथ ही जो विविध ऋण पोर्टफोलियो वाले एलिजिबल स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन सभी क्राइटेरियाज को पूरा करते हैं, वो यूनिवर्सल बैंक्स के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक महत्वपूर्ण विवाद की ओर। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम में जो स्मॉल फाइनेंस यानी लघु वित्त शब्द है, ये इससे संबंधित है। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का कहना था कि उन्होंने एक्चुअली एक अनुरोध किया भारतीय रिजर्व बैंक से। उनका कहना था कि जमाकर्ता इस स्मॉल फाइनेंस लघु वित्त के टैग की वजह से दूर भागते हैं और उन्हें अधिक जो उनकी जमा राशि है वो ज्यादा नहीं हो पा रही है। परंतु भारतीय रिजर्व बैंक ने इस वर्ष यह स्पष्ट कर दिया कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के वित्तीय समावेशन के स्पेशल फोकस के कारण ये बैंकों की एक अलग श्रेणी है। छोटे व्यवसायियों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों, सीमांत किसानों तथा असंगठित क्षेत्र सहित आबादी के वंचित वर्गों को बुनियादी बैंकिंग सेवाएं एवं ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए अन्य बैंकों से इतर स्मॉल फाइनेंस बैंक की अवधारणा के तहत उन्हें स्थापित किया गया है। अतः भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु वित्त का टैग खत्म करने का स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो अनुरोध है उसे खारिज कर दिया। कहते हैं अवसर और चुनौती एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो अवसर तो काफी सारे हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के तीव्र विकास की राह में, वो तेजी से बढ़ भी रहे हैं। परंतु जो मुख्य चुनौतियां आ रही हैं उनके सामने, अब हम उनके बारे में बात करते हैं। इनमें से दरअसल कई सारे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, ये माइक्रो फाइनेंस की पृष्ठभूमि से आते हैं और शुरुआती चरणों में स्मॉल फाइनेंस बैंक को कम लागत वाले फंड्स को जुटाने में मुश्किल आती है। कई बार वे बचत और सावधि जमा पर उच्च ब्याज देने की रणनीति अपनाते हैं, जो अक्सर उच्च लागत पर आते हैं, जिससे स्मॉल फाइनेंस बैंक की लाभप्रदता और उधार देने की क्षमता प्रभावित होती है। साथ ही स्मॉल फाइनेंस बैंक आमतौर पर सीमित ऋण इतिहास,
या बिना किसी कोलैटरल वाले ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हैं, जिससे कई बार गैर निष्पादित परिसंपत्तियों एनपीए का जोखिम बढ़ जाता है। देखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक का मकसद उच्च तकनीक और कम लागत वाले परिचालन की मदद से वित्तीय सेवाओं से वंचित लोगों का वित्तीय समावेशन करते हुए उन्हें अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में फटाफट शामिल करना है। और इसके लिए जरूरी है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी कंप्लायंस, बेहतर जोखिम प्रबंधन, उन्नत तकनीक के उपयोग, डेटा सुरक्षा आदि के द्वारा ग्राहक विश्वास को दिन ब दिन पुख्ता करें। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में स्मॉल फाइनेंस बैंक का सफर अभी शुरुआती दौर में है। आने वाले समय में समावेशिक आर्थिक विकास को बढ़ाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसी के साथ हम ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में।